Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हमने अभी पिछली कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया है। डिटेल में हमने बात की है मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़, असबाब, है ना, रीज़न्स, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और कितने प्रकार की मेल इनफर्टिलिटी होती हैं, क्या क्या असबाब इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में, जो फैक्टर्स हैं मेल इनफर्टिलिटी के, उनके कुछ की पॉइंट्स के बारे में, जिनके बारे में आप लोगों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब आप किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास विज़िट करें, जब किसी डॉक्टर के पास विज़िट करें, तो आप लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि सही से आप अपनी कंडीशन को समझ सकें और जो कंडीशन है आपकी उसके बारे में आप पहचान सकें, जान सकें और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके हेल्थ प्रैक्टिशनर जो हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, है ना, उनको भी कोई परेशानी ना हो और आप लोगों को भी सही से उसके बारे में समझ आ सके। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। की पॉइंट्स, इससे पहले कि हम वो सारी चीज़ें स्टार्ट करें, एक मरतबा थोड़ा सा एक ओवर देंगे आपको कि मेल इनफर्टिलिटी होती क्या है और इसके पॉसिबल कॉजेज़ जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए, है ना। तो मेल इनफर्टिलिटी ज़ाहिर सी बात है कि अगर कोई मेल पार्टनर जो है प्रेगनेंसी को स्टार्ट करने में अनेबल है ना, प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं कर पा रहा है अपने फीमेल पार्टनर के साथ, तो हम इसको मेल इनफर्टिलिटी के ज़ुमरे में रखते हैं। मेल इनफर्टिलिटी ऐसे शख्स को कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि मेल और फीमेल पार्टनर दोनों प्लान कर रहे हैं कि उनको एक बेबी हो जाए, उनकी फ़ीमेल पार्टनर जो है प्रेग्नेंट हो जाएँ, कंसीव हो जाएँ, लेकिन कुछ ऐसे असबाब की वजह से, कुछ ऐसे रीज़न्स की वजह से जो मेल पार्टनर के अंदर हैं, वो फीमेल पार्टनर उनकी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं हो पा रही है, तो इस कंडीशन को हम लोग मेल इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। तो अब मेल इनफर्टिलिटी आपकी समझ में आ गई। इसके कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं, हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। एक मतलब थोड़ा सा ओवर देंगे आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो मेल इनफर्टिलिटी में पाया जाता है वो होता है क्या कि सीमेन का प्रोडक्शन बिल्कुल उतनी क्वांटिटी में, उतनी कंसंट्रेशन स्पर्म की ना हो, स्पर्म की बात कर रहे हैं हम, स्पर्म कंसंट्रेशन जो है उतनी मकदार में ना हो जितनी मकदार में रिक्वायर्ड है, यानी कि नॉर्मल स्पर्म काउंट उनका ना हो। एक तो रीज़न सबसे बड़ा होता है ये। दूसरा ये कि स्पर्म तो बहुत हैं, काउंट अच्छा है, लेकिन उनके स्पर्म जो है वो हेल्दी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है कि अगर स्पर्म भी हेल्दी नहीं होते हैं या स्पर्म काउंट कम होता है तो ऐसे लोगों में मेल इनफर्टिलिटी होती है। इसके अलावा जेनाइटल ट्रैक्ट अगर ब्लॉकेज होता है ना कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी वजह से स्पर्म जो है प्रॉपर वे में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं और वो ब्लॉक होकर के रह जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत मरतबा क्या होता है कि मेल इनफर्टिलिटी होती है। इसी तरीके से जिस तरीके से ब्लॉकेज की वजह से भी होता है मेल इनफर्टिलिटी, इसी तरीके से सेम अगर आपके जेनाइटल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी होती है लोगों में। इसके अलावा अगर आपके जो टेस्टिकल्स हैं उसमें कोई इंजरी हो जाती है ना, टेस्टिकल्स में इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी लोगों में देखने को पाई जाती हैं। एक कंडीशन होती है हम लोग जिसे प्यूबर्टी कहते हैं, मीन्स जो सिन्न बलूगत जो होती है, बलूगत है ना, जब एक आदमी बालिग होता है, प्रॉपर वे में सीमेन डिस्चार्ज होने लगता है, स्पर्म उसके साथ आने लगते हैं, तो उसको हम लोग बलूगत कहते हैं या फिर प्यूबर्टी कहते हैं उसको हम लोग। तो प्यूबर्टी अगर बहुत लोगों में क्या होता है कि ये प्यूबर्टी बहुत जल्दी हो जाती है या कुछ लोगों में प्यूबर्टी बहुत लेट होती है। अगर जल्दी हो जाए, अर्ली प्यूबर्टी हो, तब भी मेल इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं, या इसी तरीके से अगर बहुत लेट प्यूबर्टी हो तब भी मेल इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगी कि क्या 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 उसके कॉजेज़ होते हैं और मेल इनफर्टिलिटी होती क्या है। अब आप लोग कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, स्पेशली जब आप हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं, हमारे यहाँ विज़िट करते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं या किसी दूसरे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जिस मकसद के लिए आप विज़िट कर रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। बहुत मतलब आते हैं लोग उसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि मुझे इनफर्टिलिटी है, 10 साल हो गए हैं मेरी शादी को,
उसके लिए वो बहुत परेशान है, लेकिन वो बातें फिर करेंगे क्या, मेरे जोड़ों में भी बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आई साइट भी बहुत वीक है, मेरा हार्ट भी बहुत कमज़ोर है, मेरा दिमाग भी बहुत वीक है ना। ये सारी बातें वहाँ पे बताएंगे। अब जाहिर सी बात है, आपका पर्पस जो है वो ये तो नहीं है कि आपकी आई साइट भी जो वीक है वो सही हो जाए, या आपका जो दिमाग वीक है वो सही हो जाए, है ना। यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी सेंटर पे आप विज़िट कर रहे हैं, वो आपका पर्पज़ है कि इनफर्टिलिटी आपकी कैसे ट्रीट हो, तो उस पे मेन फोकस आपका होना चाहिए। ये नहीं कि आप दुनिया भर की बातें, ये हिस्ट्री में तो आप बता सकते हैं कि मुझे ये परेशानियां हैं, बट ट्रीटमेंट आप किस चीज़ के लिए लेना चाह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। और आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं, वो पर्पस, और आप चाहते क्या हैं, जो विज़िट है आपकी, उस विज़िट से आपका मकसद क्या है, और आपका जो मतलब जो आपका मकसद और जो इरादा है वो क्लियर होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग आते हैं यहाँ पर या फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो प्रॉपर वे में एक क्वेश्चन का जो पेपर होना चाहिए वो आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, या मेंटली आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर साहब से अपने बारे में ये बातें करनी है, ये सवालात करने हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि सारी बातें आप यहाँ पर डिस्कस भी कर लेंगे, कुछ आपसे छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आप बहुत जल्दी में आते हैं, दुनिया भर की टेंशनें भी रहती हैं, शॉपकीपर हैं आप, तो वहाँ पे आपके कस्टमर भी वेट कर रहे हैं, बार बार कॉल्स आपके पास आ रहे हैं और बहुत परेशानी में है, आप जल्दी से आए, बस डॉक्टर साहब ये है, ऐसी ऐसी परेशानी है, मेडिसिन एडवाइस कर दी, फिर 2 दिन के बाद फिर से चले आने, डॉक्टर साहब हम तो आपको बताना ही भूल गए थे। या आप कॉल करके फिर परेशान करते हैं बार बार कि मेरी बात कराइए बार बार डॉक्टर साहब से। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती हैं। आप लोगों को हमेशा थोड़ा सा टाइम ले करके आना चाहिए, और प्रॉपर वे में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेरीज़ हैं आपकी, उनको नोट डाउन करके आना चाहिए। सही से आपको जो है लिख लेनी चाहिए सारी चीज़ें, ताकि ना आपको परेशानी हो, ना जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर है, उनको कोई परेशानी हो। इसी तरीके से अगर आपका प्रोफ़ेशन ऐसा है कि जिसमें इन सारी चीज़ों से बारे में आपको ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव ऐसा जो इन सारी चीज़ों के बारे में समझता हो, इन सारी बीमारियों के बारे में जानता हो थोड़ा बहुत, या फिर उसको बताया जाए तो उसकी समझ में आ सके, तो ऐसे शख़्स को आपको अपने साथ में लेकर आना चाहिए, ताकि जो हम उसको बता रहे हैं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी डिज़ीज़ और बीमारी की कंडीशन है, वो उसको समझ सके सही से, आपको क्या परेशानी है वो समझ सके, और जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं उसके बारे में वो समझ सके, आप लोगों को बता सके, है ना। तो इसलिए आप हमेशा ऐसे किसी शख्स को साथ में लेकर आइए। अब यहाँ ये सारी बातें हो गई, जब आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस यहाँ पर बन गई, तो आप लोगों को फ़ौरन डायग्नोसिस के बारे में नोट डाउन कर लेना चाहिए। वैसे तो हमारी प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस जो है डिजिटल है, प्रॉपर वे में हम आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करके यहाँ पर देते हैं, तो उस पर डायग्नोसिस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो अपने जो प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है, जैसे कि ये प्रिस्क्रिप्शन पैड हमारे पास होता है, तो इस पर भी हम लिख करके आमतौर पे देते हैं पेशेंट को अपने। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो डिजिटल होता है। बट जो फ़ॉरेन के पेशेंट होते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट होते हैं, उन लोगों को ये प्रिस्क्रिप्शन डिजिटली स्टैम्प के साथ हमको बनाकर देनी होती है, ताकि कस्टम वगैरह का कोई इशू ना आए। तो इस वजह से ये पैड भी रहता है। बाकी हम यहाँ पे जो इंडिया के पेशेंट होते हैं, उन लोगों को हम डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उस पर आसानी से आप लोग पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। तो डायग्नोसिस आपकी क्या है ना, प्रॉपर वे में आपको जो बीमारी है वो क्लियर हो जाती है। इस वजह से आपको मेल इनफर्टिलिटी नंबर 1। जो कुछ इन्वेस्टिगेशन आपको एडवाइस किए गए हैं उसके बारे में आपको समझना चाहिए, है ना, कि ये जो इन्वेस्टिगेशन आपको लिखे गए हैं, जो टेस्ट आपको एडवाइस किए गए हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका मकसद क्या है, हम क्या देखना चाह रहे हैं, और इस टेस्ट के कराने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और क्या मकसद है ना, और इस टेस्ट को कराने से क्या पता चलने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आम तौर पे आप हमारे यहाँ हैं तब भी पूछिए, कहीं और हैं तब भी ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करिए। मेडिसिन जो आपको एडवाइस की हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत और होना चाहिए कि इन मेडिसिन्स का एक्शन कैसे होता है और किस तरीके से ये काम करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आप पूछ सकते हैं कि ये मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए आपको एडवाइस की गई है। इसी तरीके से आपको आपकी जो बीमारी है, जो डायग्नोसिस यहाँ पे बनाई गई है, उसके बारे में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशन है, क्या सच में ये ट्रीटेबल है कि नहीं है ना। आपको ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो नॉन ट्रीटेबल है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट आप क्यों लेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर ट्रीटेबल है ही नहीं, उसका कोई इलाज है ही नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट लेंगे क्यों आप। जैसे कि वेरिकोसील है,
मोस्ट ऑफ द टाइम वेरिकोसील नॉन ट्रीटेबल है, सर्जिकल कंडीशन है वो। हाइड्रोसील है, मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जिकल कंडीशन है, ट्रीटेबल है ही नहीं वो। तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट क्यों लेंगे? अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डिज़ीज़ आपको है वो ट्रीटेबल है कि नहीं है। और इसी तरीके से मेडिसिन के बारे में प्रॉपर नॉलेज, और जब फॉलोअप के लिए आपको आना है, उसका जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपका होना है उसको वो नोट डाउन कर लीजिए। मेडिसिन ख़त्म होने से पहले ही आप लोगों को हमेशा कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि आपके ट्रीटमेंट में गैप ना होने पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ ये जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है हमारे यहाँ, जो कॉन्सेप्ट है, ये कई सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, और एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, फिर उसी पर बेस्ड दूसरा ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, उसी पर बेस्ड फिर तीसरा ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बैक टू बैक ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किए जाते हैं। तो इसमें गैपिंग जो है वो बहुत हार्मफुल है आपके लिए बेसिकली। इसलिए आप लोगों को हमेशा फॉलोअप का जो अपॉइंटमेंट है उसका ख्याल रखना चाहिए, वो अपने रिमाइंडर में सेट कर लेना चाहिए आप लोगों को, और उससे पहले ही आप लोगों को हमेशा यहाँ पर विज़िट कर लेना चाहिए। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर आप मेल इनफर्टिलिटी से परेशान हैं तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और जब आप किसी डॉक्टर के पास विज़िट करें तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो, आपका भी ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में हो सके, और आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, और सही से इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ सके। आपकी डिज़ीज़ की नौइयत क्या है, बीमारी कैसी है, बीमारी किन कारणों से है, और किस तरीके से इसकी डायग्नोसिस है, और जो ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है वो किस तरीके से काम करने वाला है, जो टेस्ट आपके एडवाइस किए गए हैं वो किन पर्पज़ के लिए किए गए हैं, आपको कब आना है, डॉक्टर साहब से अगर कांटेक्ट करना है तो किस तरीके से हम कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से कब कब मिल सकते हैं, डॉक्टर साहब की टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप दूर से ट्रैवल करके आते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ पर वेट ना करना पड़े, आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। टाइम सभी का कीमती होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारी बातों को फॉलो करेंगे, और सही से आप जो है इन सारी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह ये जो परेशानियां हैं ये सब आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।